यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगने के बाद भी हंगामा क्यों जारी है? इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र भाटी जी हैं। हम उनसे इस बारे में बात करेंगे। सर, सबसे पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है तो अभी भी सवर्ण समाज हो या फिर दलित समाज या फिर ओबीसी, ये सब सड़कों पर क्यों उतर रहे हैं? देखिए राज, जब यूजीसी की नई गाइडलाइंस आई तो उसके बाद जो उसमें नए नियम थे, उसमें आप देखिए कि जो नए नियम हैं उसमें एक तो सबसे ज्यादा जो आपत्ति है जनरल कैटेगरी को, वो ये है कि अब तक तो एससी एसटी इसमें थे, लेकिन अब जो नए नियम आए उसमें ओबीसी को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अब आप इसको ऐसे समझिए कि एससी एसटी ओबीसी यदि एक साथ हो जाते हैं तो फिर बचता कौन है? जो सवर्ण समाज के लोग हैं या जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वही इसमें बचते हैं। तो आरोप यही लगाया गया कि एक तरफा यह मान लिया गया है कि शोषण करने वाले सिर्फ स्वर्ण समाज के लोग हैं। सबसे बड़ी आपत्ति ये थी और इसमें दलील ये भी दी गई थी कि एससी एसटी एक्ट सबसे ज्यादा जिन पर लगाया जाता था या जिनके खिलाफ शिकायत होती थी वो पिछड़े वर्ग के लोग होते थे, लेकिन अब उन्हें भी पीड़ित वर्ग में जोड़ लिया गया है। तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा था। फिर इक्विटी कमेटी जो बनाई जाएंगी उसमें यह साफ नहीं था कि इसमें जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो भी उसमें रहेंगे या नहीं रहेंगे, या फिर रहेंगे तो रेशो उसमें क्या होगा, इसको लेकर भी आपत्ति थी। और सबसे ज्यादा ये कहा जा रहा था कि जिस तरह के नियम बनाए गए हैं उसमें यह मानकर चला जा रहा है कि कार्रवाई शुरू होने से पहले ही यह घोषित कर दिया गया है कि शोषण यदि कोई करता है या भेदभाव जो सबसे ज्यादा करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोग करते हैं। तो इसी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन सड़कों पर हुए, वो हमने सबने आपने देखा। उसके बाद लोग सुप्रीम कोर्ट गए और मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में पहली ही तारीख में इस पर रोक लगा दी गई। यानी पहले ही दिन जो सुनवाई हुई उसमें यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी कि जो नए नियम हैं इनमें बहुत ज्यादा स्पष्टता नहीं है, तो इसलिए या तो फिर से नियम बनाए जाए या फिर अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक अगला आदेश ना आए कोर्ट का तब तक जो 2012 के नियम हैं वो ही उन पर ही काम होगा या उन्हीं के आधार पर आगे जो भी अब तक शिकायतें होती थी वो होंगी, और उनमें ओबीसी जो है वो बाहर थे। तो सबसे बड़ी जो बात है वो ये थी। फिर दूसरा ये है कि जो सरकार की स्थिति है, देखिए जब ये कानून को इंट्रोड्यूस किया गया था उस वक्त कहा गया था कि ये समता का कानून है, यानी सब में बराबरी लाने के लिए ये कानून या ये नियम लाए गए हैं, और उसमें भेदभाव खत्म करने की बात कही गई थी कि जातीय आधार पर जो भेदभाव होता है उसको ये सब जो नए नियम है वो खत्म करेंगे। लेकिन वैसा स्वर्ण समाज के जो लोग थे उनका आरोप था कि शिक्षण संस्थाओं को इन सब से दूर रखना चाहिए, और यदि ऐसा किसी के साथ होता भी है तो एससी एसटी एक्ट तो पहले से ही काम कर रहा है। दूसरा ये कहा जा रहा था कि अभी तक जो कॉलेज हैं विश्वविद्यालय हैं उनमें पुलिस की एंट्री नहीं होती थी, और जब इस तरह के केस आएंगे पुलिस की कार्रवाई होगी तो पुलिस की एंट्री भी अब कॉलेजों के अंदर होने लगेंगी। तो बहुत सारी चीजें थी जिसको लेकर विरोध लगातार किया जा रहा था। लेकिन अब आप देखिए कि कहां तो ये समता लाने के लिए आपस में इक्विटी के लिए लाया गया था, लेकिन अब ये कानून एक तरह से सरकार के गले की फांस बन गया है और स्थिति ऐसी हो गई है कि उगलो तो अंधा हो और निगले तो कोढ़ी, जो कहावत है वो इस वक्त सरकार के ऊपर सटीक बैठ रही है और स्थिति वैसी ही बनी हुई है। अब आप देखिए कि पहले स्वर्ण समाज के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब वो तो कर रहे हैं, वो यहां शांत नहीं हुए हैं कि रोक लगा दी है तो ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि इस कानून को वापस ही लिया जाए। वहीं दूसरी तरफ जो एससी एसटी और पिछड़े हैं वो भी अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो नई गाइडलाइंस आई थी उनको लागू किया जाए। तो
इस सबके बीच में कहीं ना कहीं सरकार पिसती हुई दिखाई दे रही है और ये नए नियम सरकार के लिए सिरदर्दी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी जैसे आपने समानता की बात कर रहे थे, एक तरफ हम सरकार को देखते हैं कि वो कहती है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, दूसरी तरफ ये यूजीसी के कानून आते हैं जिसमें एसटी, एससी और ओबीसी और सवर्ण अलग अलग हो जाते हैं। एक तरफ वो जातिगत जनगणना की बात करती है। तो सरकार की जो विचारधारा उसमें भेदभाव क्यों है कि एक तरफ तो उसने कहा कि एक रहोगे सेफ रहोगे और वो खुद ही बांटने का काम कर रही है। तो ऐसा सरकार के मिस क्या चाहती है, उसके मन में ऐसा क्या है? देखिए, अभी तक एससी एसटी के लिए तो पहले से ही था, लेकिन अब शिक्षण संस्थानों में ओबीसी को भी इसमें लाया गया है और इसी का विरोध लगातार किया जा रहा है। और आप देखिए कि चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की बात हो या फिर खुद पीएम मोदी की बात हो, वो अलग अलग टाइम पे ये कह चुके हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। लेकिन अब देखिए, ये कानून अभी जो नियम है ये जनवरी में लागू हुए हैं, लेकिन इससे पहले ही आप देखिए देश में एक अलग तरह का माहौल बना हुआ है और जो ये यूजीसी के नए नियम हैं इसको सिर्फ बहाना बनाया जा रहा है कि इससे समाज में टकराव बढ़ेगा। जबकि आप देखिए कि अंबेडकर के नाम पर, कहीं जातियों के नाम पर पहले से ही, और मध्य प्रदेश को मुझे लगता है कि इसकी प्रयोगशाला बनाया जा रहा है। वहां आप देखिए कि ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर की स्टैच्यू लगाने के लिए सारी तैयारियां हो चुकी थी। स्टैच्यू आज भी बनी हुई रखी है, लेकिन उसे नहीं लगाने दिया गया और एक नया सिगूफा छेड़ दिया गया। उसमें कहा गया कि अंबेडकर संविधान निर्माता नहीं है बल्कि बीएन राव संविधान निर्माता है। तो वहां से टकराव शुरू हुआ और उसके बाद अब आप देखिए कि वहां भी सरकार फंसी हुई है। अब वो कैसे कह सकते हैं कि अंबेडकर संविधान निर्माता नहीं है, और यदि वो उधर पक्ष लेते हैं तो भी फंसते हुए दिखाई दे। और दोनों ही, जो चाहे दलितों की बात करें, पिछड़ों की बात करें या फिर सवर्णों की बात करें, दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है, खासतौर से मध्य प्रदेश में भी, कि सरकार जो है एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। यानी चाहे दलित पिछड़ों की बात करें, वो भी ये कह रहे हैं कि सरकार जो है वो सवर्णों के साथ है। वहीं दूसरी तरफ सवर्णों की बात करें तो वो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर या भीम आर्मी या आजाद समाज पार्टी जिस तरह से लगातार, चाहे मनुस्मृति जलाने की बात हो या दूसरे लगातार जो वहां आंदोलन हो रहे हैं, उसको लेकर कहा जा रहा है कि सरकार की सह मिली हुई है। तो वहां भी चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, तो वो वहां भी फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ना तो वो ये कह सकते हैं कि अंबेडकर संविधान निर्माता नहीं है, और दूसरी तरफ जिस तरह की बातें इस दौरान कही जा रही है या मनुस्मृति के खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो उसको भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और वहां भी विरोध में लगातार बीजेपी है और बीजेपी की सरकार है। तो आरोप अब इस कानून के या ये यूजीसी के जो नए नियम आए हैं इनके बाद तो ये कहा ही जा रहा है, जो लोग इनका विरोध कर रहे हैं, कि आपसी टकराव की स्थिति हो जाएगी। नई नई दलीलें दी जा रही हैं कि यदि जो पिछड़े हैं या एससी एसटी के लड़के हैं वो जनरल कैटेगरी की लड़की को प्रपोज करते हैं, वो मना कर देती है, तो उसके ऊपर वो एससी एसटी ओबीसी की जो ये अभी नए नियम आए हैं उसमें फंसा सकते हैं। जबकि आप देखिए कि जो 2012 के नियम हैं वो एससी एसटी को तो इतनी पावर पहले ही दे रहे थे, लेकिन एक भी इस तरह का केस नहीं है। लेकिन अब नई नई चीजें, नई गाइडलाइंस के खिलाफ लाई जा रही हैं, नए नए प्रोपेगेंडा जो है वो लगाए जा रहे हैं कि जैसे बिल्कुल ही समाज बढ़ जाएगा। जबकि यह है कि चाहे यूजीसी के नियम हो या फिर जितने भी हमारे कानून हैं जो कि अपराध को रोकने के लिए बनाए गए हैं, तो किसका दुरुपयोग नहीं होता है। चाहे आप दहेज का कानून देखिए, उसका भी दुरुपयोग होता है, या फिर कोई किसी को भी किसी भी उसमें फंसाते हैं, तो दुरुपयोग तो हर केस का होता है। लेकिन उसमें यह नहीं है कि वो कानून हटा दिया जाए, जैसा कि इस केस में अभी देखने को मिल रहा है कि जो यूजीसी की नई गाइडलाइंस थी उन पर फिलहाल तो रोक लगा ही दिया गया है। अब उसे वापस लाने की ये तमाम तरह की दलील देकर ये एक दबाव सरकार पर बनाया जा रहा है। सवाल मेरा यही था कि जब एससी एसटी को पहले से ही इतने सारे उनके पास अधिकार थे
और तो इसके बाद ये चंद्रशेखर के बारे में हम सुन रहे हैं कि 11 फरवरी को ये जंतर मंतर पर धरना देने वाला है। जब उनके पास पहले से ही इतने अधिकार हैं तो फिर वो क्यों जोर डाल रहे हैं कि यूजीसी लागू हो जाए? उनको इसमें क्या राजनीतिक लाभ हो रहा है? देखिए, जब कोई चीज सामने आ गई है, अब यूजीसी के जो नए नियम हैं या तो वो लागू ही नहीं होते, लेकिन अब जब वो लागू हो गए हैं और वो SC ST और OBC को विशेष अधिकार देते हैं कि यदि उनके साथ कोई भेदभाव पूर्ण इस तरह का कुछ होता है तो वो उसकी शिकायत कर सकें। लेकिन अब इसमें यह भी कहा जा रहा है कि ना कोई, यदि झूठी शिकायत होती है तो ना उसमें दंड की कार्रवाई है कि कोई आर्थिक दंड लगाया जाए, ना उसमें जो झूठी कंप्लेंट होती है उस पर किसी तरह की सजा का प्रावधान है। तो ये कई चीजें हैं जो इस जो नई गाइडलाइंस की कमजोरी है और उसी के आधार पर यह सब विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो चंद्रशेखर भी यही कह रहे हैं कि इसमें सारी कमी सरकार की है कि वो अपने बनाए गए नियमों को ही डिफेंड नहीं कर पाए सुप्रीम कोर्ट में, और यदि कोई कमी है तो और इनको मजबूत करना चाहिए। चंद्रशेखर इसमें दलील दे रहे हैं कि जो नए नियम बने हैं इनको और सख्ती से एक तो लागू कराया जाए और सख्त नियम भी इसमें बनाए जाए। और उसी को लेकर आप देखिए कि अब चंद्रशेखर आजाद की बात करें या फिर भीम आर्मी की बात करें, 11 फरवरी को जंतर मंतर पर बड़ा प्रोटेस्ट ये लोग करने जा रहे हैं और इसमें सबसे बड़ी मांग यही है कि यूजीसी के जो नियम हैं उनको लागू कराया जाए। एक तरफ जैसे बताया जाता है कि जो हमारी सरकार है उसको सवर्णों की सरकार बोला जाता है, एक तरफ इस कानून को लाने के बाद उन्होंने अपना जो वोट बैंक जिसे कहते हैं सवर्णों का जो वोट बैंक था वो भी उनसे हट गया है। तो इनको 2027 में यूपी के इलेक्शन है, तो भाजपा सरकार को, सीधे नाम लेते हैं, भाजपा सरकार को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए, यदि बीजेपी की बात की जाए पर्टिकुलर, तो बीजेपी को सवर्णों की पार्टी कहा जाता है, ठीक है। अब आप देखिए, और नरेंद्र मोदी कई बार हाउस तक में भी यानी संसद में भी वो कह चुके हैं कि वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। अब आप ये समझिए कि जिस वर्ग का प्रधानमंत्री हो वो वर्ग लगातार पिछड़ रहा है। अगर आप ओबीसी हैं तो आप ओबीसी हितैषी हैं, तो आपको जितने भी ये उच्च संस्थानों में अभी तक भी जो पद हैं वो नहीं भरे गए हैं, 80% खाली पड़े हुए हैं जो रिजर्वेशन में हैं वो नहीं भरे गए हैं। उसी तरह से SC ST कोटे के जो हैं वो भी खाली पड़े हुए हैं। तो एक तरफ तो पूरी पार्टी को कहा जाता है कि स्वर्णों की पार्टी है, दूसरी तरफ ये खुद प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि वो ओबीसी नेता हैं, लेकिन भला किसी का भी नहीं हो रहा है। और जहां तक अभी हम बात करें तो पिछले कुछ सालों से एक नया ट्रेंड चल रहा है। आप देखिए कि आजादी के बाद से आज तक दशकों तक मुसलमान कांग्रेस को वोट करता रहा। उसके बाद क्षेत्रीय पार्टियां अस्तित्व में आई तो यूपी में सपा को, बसपा को, इस तरह से वो सपोर्ट करता रहा। लेकिन अब नई बातें कही जा रही हैं और नेता उभर कर आए हैं AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी। वो कह रहे हैं कि आजादी के बाद से आज तक किसी ने भला नहीं किया है, इसलिए अब हमें अपनी अलग ही पार्टी बनानी चाहिए और जो अब तक हम सपोर्ट करते आए हैं, कभी कांग्रेस का, कभी इस दल का, कभी उस दल का, वो छोड़कर अपना कोई अस्तित्व हमें ढूंढना चाहिए। उसी तरह से अब आप सवर्णों की बात करो तो अभी तक तो बीजेपी के सपोर्टर माने जाते थे, लेकिन अब एक मुहिम इसमें भी चलाई जा रही है कि सवर्णों में भी खास तौर से जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनका कोई हितैषी नहीं है, इसलिए हमें भी एक अपना अलग दल बनाना चाहिए। और इसकी शुरुआत, जो मैंने पहले भी कहा था, कि मध्य प्रदेश से होती हुई दिखाई दे रही है। जो एडवोकेट अनिल मिश्रा अंबेडकर साहब की मूर्ति का विरोध कर रहे थे वो ही लगातार इस मुहिम में लगे हुए हैं और एक लगातार आप देखिए सोशल मीडिया पर ये एक ड्राइव चलाई जा रही है कि बीजेपी भी ब्राह्मण हितैषी नहीं है और इसलिए अब इनको भी एक अलग
संगठन बनाना चाहिए। उसी तरह से यदि दलित और पिछड़ों की बात करें तो इसके लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से भी नारा दिया जा रहा पीडीए का, जिसमें पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों का वो एक गठबंधन बनाने की बात कर रहे हैं या उनके हित की बात करते हैं। उसी तरह से चंद्रशेखर की यदि बात करें तो वो भी यही कहते हैं कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक के गठजोड़ के साथ वो आगे बढ़ेंगे। मायावती पहले से ही बीएसपी की सुप्रीमो है और वो दलितों की पार्टी कही जाती है। तो अब आप देखिए कि किस तरह से इन सियासी दलों के चक्कर में समाज में टकराव की स्थिति बनी हुई है। ये सिर्फ यूजीसी के नए नियम से नहीं है, बल्कि लगातार जो एक लोगों के अंदर अपनी सियासी जो अपनी इच्छाएं हैं उन्हें पूरा करने के लिए इस तरह की स्थिति बनाई जा रही है, जिससे अब ये देखने में आ रहा है कि समाज बिखराव की तरफ है। कहीं कोई दलितों का नेता बना हुआ है, कोई पिछड़ों का नेता बना हुआ है, कोई सवर्ण या ब्राह्मणों का नेता बना हुआ है और कोई मुसलमानों का नेता बना हुआ है। तो पूरी तरह से जो माहौल है वो देश के अंदर फिलहाल तनावपूर्ण बना हुआ है। अब इसमें हमारे सियासी दलों को भी सोचना चाहिए कि इस सब के पीछे वजह क्या है। अभी कुछ शायद कल या परसों की ही बात है कि मायावती ने इसको लेकर ट्वीट किया था कि ये जो ब्राह्मण हैं हमारी पार्टी में इनका स्वागत है। मीन्स ऐसा लग रहा है कि इस यूजीसी का सबसे ज्यादा फायदा जो उठाना चाहती है वो मायावती हैं, जो ब्राह्मणों का वोट बैंक है, सवर्णों का जो वोट बैंक है उसे अपनी ओर ले जाना चाहती है। आपने देखा होगा शुरुआत में मायावती की जो पार्टी है बीएसपी, उनका एक नारा चलता था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इस टाइप से। उसके बाद उनका अपना जो वोट बैंक था वो धीरे धीरे बाकी जितने सवर्ण हो या फिर ओबीसी उनसे यानी कि हटते नजर आए। इसके बाद उन्होंने अपना नारा बदलने के बाद कर दिया सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय का। तो क्या ये अब जो नारा ये बीजेपी लेकर आई है कि ये जो कहती है कि रहोगे सेफ रहोगे, क्या इससे बीजेपी को और नुकसान होगा और मायावती को फायदा होगा जो 27 के इलेक्शन आ रहे हैं? देखिए 2007 की यदि बात करें और 2007 से पहले की बात करें, मायावती पहले भी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश की, और 2007 में जब उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी से हटकर बातें की, आप देखिए 2007 से पहले मायावती की पार्टी का नारा होता था तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। ऐसे नारे इन समाज के खिलाफ लगाए जाते थे। और जैसा आपने कहा कि पार्टी की पंचलाइन होती थी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लेकिन उसके बाद ब्राह्मणों को पार्टी में जोड़ा गया, चाहे सतीश मिश्रा की बात करें, और जो दूसरे सवर्ण समाज के लोग हैं उनको भी पार्टी के अंदर जोड़ा गया और नारा दिया गया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इसका असर 2007 में देखने को भी मिला। जो मायावती अब तक बीजेपी या समाजवादी के सहयोग से गठबंधन में सरकार में रही थी, वो अपने दम पर 2007 में सरकार बना पाई प्रचंड बहुमत के साथ। तो उसमें जो सोच बदली थी उसका उन्हें फायदा मिला और वो मुख्यमंत्री बनी। उसके बाद अब आप देखिए कि जिस तरह से लगातार अब माहौल बना हुआ है, उसमें एक तरफ चंद्रशेखर हैं जो लगातार दलित और पिछड़ों की बातें कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो भी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, लेकिन मायावती लगातार 2007 वाले ही अपने पैटर्न पर लौटती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी जो नवंबर में उनकी बड़ी रैली हुई थी लखनऊ में, उसमें भी उन्होंने कहा था कि ब्राह्मणों के लिए पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं। और पिछले कुछ टाइम से आप देखिए, चाहे यूजीसी का मामला रहा हो या फिर अभी एक फिल्म को लेकर विवाद मचा हुआ है, घूसखोर पंडित करके आई है, उस पे भी मायावती ने ब्राह्मणों का सपोर्ट किया है। और यूजीसी पर जब रोक लगी तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि इसमें सरकार की जल्दबाजी के चलते हुए ये सब हुआ है और उन्होंने उसका स्वागत किया था। यानी कि वो कहीं ना कहीं ये मैसेज दे रही हैं कि जो ब्राह्मण हैं वो पार्टी में आ सकते हैं और पार्टी में वो सहज रहेंगे यदि आएंगे। तो मायावती इस पर काम कर रही है। वहीं यदि चंद्रशेखर की बात करें तो वो लगातार एक बड़े वर्ग पर, दलित समाज में, ये अपनी मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि मायावती का विकल्प यदि कोई है तो वो चंद्रशेखर है। अब चलते चलते लास्ट में एक हम आपकी राय जान लेते हैं कि इन यूजीसी कानून पर आप क्या सोचते हैं।
क्या ये सरकार का सही फैसला था या फिर इसमें कुछ कमियां हैं, उन्हें सुधारने की जरूरत है? आपका टेक क्या है इस पर? बिल्कुल, देखिए कई चीजें इसमें ऐसी हैं जिनमें कि सुधार की गुंजाइश है और ये चीजें जो विरोध कर रहे हैं उनकी तरफ से भी कही गई हैं। देखिए सबसे पहले तो ये कि अगर आप किसी भी कानून के साथ कुंठा के साथ रहते हैं, यानी आप पहले ही सोच लें कि ये कानून आया, ये बिल्कुल आपके खिलाफ है और इससे आपका कोई हित होने वाला नहीं है, ये कहकर यदि आप विरोध करते हैं तो ये गलत है, जैसा कि हुआ भी। अब इसमें जिस तरह की दलीलें दी जा रही हैं उल्टी सीधी इसके विरोध में कि दलितों की या पिछड़ों की अलग यूनिवर्सिटी बना दी जाए, सवर्णों की अलग यूनिवर्सिटी बना दी जाए, तो इससे तो और ज्यादा बिखराव होगा। तो किस टकराव की बात जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कर रहे हैं। दूसरा ये कि पहले जब ये कानून लागू हुआ है और इसके बाद इस तरह की यदि कोई शिकायतें आती, कोई केस तो ऐसा होने दिया जाता, लेकिन उतनी भी जो इच्छा शक्ति है या उतना भी वेट जो है वो इसका विरोध करने वाले नहीं कर पाए और जब एक बार विरोध शुरू हुआ उसके बाद बस विरोध होता ही रहा और ये माहौल बनाने की कोशिश की गई कि ये कानून सवर्णों के खिलाफ है और इसी के चलते हुए जो दबाव में है, चाहे सरकार की भी बात हम करें या फिर जिस तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट में कही गई हैं उसकी भी हम यदि बात करें, तो अच्छा या बेहतर ये होता कि पहले कुछ दिनों तक इस तरह के केस स्टडी होती कि किस तरह के केस इसमें आ रहे हैं, क्या जो वास्तव में आशंकाएं जताई जा रही हैं वैसा इसमें हो भी रहा है या फिर ऐसे ही हो हल्ला मचाया जा रहा है। यूजीसी एक चर्चा का बड़ा विषय है, इस पर लगातार काफ़ी समय तक बहस की जा सकती है, लेकिन समय के अभाव के चलते हमें बहस को यहीं या फिर बातचीत को यहीं रोकना होगा। मैं जानना चाहता हूं आपके विचार इस पर क्या हैं? आपको क्या लगता है कि सरकार का ये जो फैसला है सही है या फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो इस पर रोक लगाई है उस फैसले का भी आप सम्मान करते हैं? बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है, लेकिन अभी अगला फैसला आना बाकी है। तब तक के लिए हम इस पर नजरें गड़ाए हुए हैं। जैसे ही इस पर कुछ नया फैसला आता है तो उसके बाद हम दोबारा आपके सामने इसी तरीके से बैठेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।